तो सीरीज की ओपनिंग सीन में हम दो कैरेक्टर्स को बात करते हुए सुनते हैं, जहां एक लड़का मिसाकी नाम की एक लड़की की स्टोरी सुना रहा होता है। ये स्टोरी 26 साल पहले की थी, जहां मिसाकी 9th ग्रेड की 3rd सेक्शन की एक स्टूडेंट थी। मिसाकी 7th स्टैंडर्ड से एकेडमिकली काफी अच्छा परफॉर्म करती आई थी एंड शी वॉज काइंड ऑफ अ स्टार ऑफ द होल स्कूल। सभी टीचर्स मिसाकी को बहुत एडमायर करते थे एंड द होल क्लास वॉज अ फ्रेंड। 9th क्लास की एकेडमिक बिगनिंग होने के कुछ दिनों में ही मिसाकी और उसकी फैमिली की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मिसाकी की डेथ का उसके फ्रेंड्स और टीचर्स पे काफी बुरा इम्पैक्ट पड़ा था और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि एज अ ट्रिब्यूट टू मिसाकी वो लोग क्लास में उसके लिए एक डेस्क रखेंगे और पूरा साल वो ऐसे एक्ट करते हैं मानो मिसाकी मरी नहीं है और वो अब भी उनके साथ है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक यंग बॉय को हॉस्पिटल के रूम में देखते हैं। इस लड़के का नाम साकाकिबारा कोइची था और वो हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि ही वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज नेम न्यूमोथोरैक्स। कोइची को किसी फैमिली रीजन से टोक्यो से यहाँ अपने बर्थ टाउन योमियामा आना पड़ा था और यहाँ वो योमियामा मिडिल स्कूल में एडमिशन लेता है। कोइची के साथ यहाँ रिको नाम की औरत थी जो कि कोइची की माँ की छोटी बहन थी और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि कोइची की माँ की काफी पहले ही डेथ हो चुकी थी। खैर, रिको विंडो के पास जाकर एक बिल्डिंग पे पॉइंट करते हुए कोइची को बताती है कि वो बिल्डिंग योमियामा मिडिल स्कूल का है। रिको ये भी बताती है कि ये वही स्कूल है जहाँ कोइची की माँ और वो बचपन में जाया करते थे। एनीवेज, नेक्स्ट डे योमियामा स्कूल के 3 स्टूडेंट्स कोइची को बेटर हेल्थ विश करने के लिए आते हैं। वो तीनों अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड दे वेर काजामी जो कि क्लास 9th के सेक्शन 3rd का क्लास ऑफिसर था, आकाजावा जो कि काउंटर मेजर्स की इंचार्ज थी और साकुरागी जो कि अगेन क्लास 9th के 3rd सेक्शन की क्लास ऑफिसर थी। साकुरागी कोइची को बुके देती है और वो उससे पूछती है कि क्या कोइची पहले कभी योमियामा में रहा है। कोइची उन्हें बताता है कि वो यहाँ बचपन में घूमने आया था क्योंकि उसके दादा दादी यहाँ रहते हैं, जिस पर आकाजावा पूछती है कि क्या उसे ये याद है कि बचपन में वो यहाँ कितने दिनों के लिए आया था। कोइची रिप्लाई देता है कि वो तब छोटा था इसलिए उसे एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज तो याद नहीं है। इस कॉन्वर्सेशन के बाद तीनों स्टूडेंट्स वापस जाने लगते हैं और आकाजावा कोइची से हैंड शेक करते हुए उससे एक संदेह भरी नजरों से देखती है। आकाजावा एक लास्ट बार कोइची से पूछती है इफ ही श्योर कि वो यहाँ पहले कभी नहीं रहा है, जिस पर कोइची का कहना था कि वो यहाँ न्यू है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ हम कोइची को लिफ्ट में जाते हुए देखते हैं और कोइची यहाँ अपने मोबाइल में बिजी था। तभी अचानक वो रियलाइज करता है कि उसके साथ लिफ्ट में एक और लड़की खड़ी थी जो कि स्कूल यूनिफॉर्म में ही थी। इस लड़की ने अपने आंख पर आई पैच लगा रखा था और कोइची उससे पूछता है कि क्या वो भी योमियामा स्कूल की एक स्टूडेंट है। इस सवाल पे ये लड़की कुछ बोलती तो नहीं, लेकिन वो अपना सर हिलाकर हाँ इशारा करती है। इन सब के दौरान लिफ्ट बेसमेंट के 2nd लेवल पर रुक जाती है और कोइची इस लड़की के पास एक अजीब सी डॉल देखता है। कोइची उससे पूछता है कि वो यहाँ बेसमेंट में क्या करने जा रही है, तो इस पे उस लड़की का कहना था कि कोई यहाँ उसका इंतजार कर रहा है। ऐसा कहकर वो लिफ्ट से उतर जाती है और पीछे से कोइची उसका नाम पूछता है। जाते जाते वो लड़की अपना नाम बताती है एंड हर नेम वाज मिसाकी मे। तो नेक्स्ट डे सुबह कोइची को उसके डैड का कॉल आता है जो कि किसी काम से अभी इंडिया आए हुए थे। वो कोइची की हेल्थ के बारे में पूछते हैं और साथ ही कोइची को बताते हैं कि उनकी फैमिली में ये डिजीज सबको होती आई है जैसा कोइची को भी हुआ है और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इस पर कोइची सेज दैट ही इज फाइन नाउ और वो आज से ही स्कूल जाना स्टार्ट करेगा। कॉल कट होने के बाद कोइची पिछले रात के डिस्कशन के बारे में सोचता है जो कि उसके और रेको के बीच हुई थी, जहां रेको स्कूल में रहने के लिए कोइची को कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता रही थी, लाइक स्कूल में कभी अकेले नहीं रहना, क्लास के रूल्स को हमेशा फॉलो करना। लेकिन तभी ग्रैंडमा ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया था और कोइची लास्ट रूल नहीं सुन पाया था। खैर, कोइची स्कूल पहुंचता है जहां उसके क्लास टीचर उसे मिस मिकामी से मिलवाते हैं जो कि यहाँ असिस्टेंट होम रूम टीचर थी। वो कोइची से कहते हैं कि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मिस मिकामी को बता सकता है। कोइची अपनी क्लास 9th 3rd सेक्शन में जाता है जहाँ सारे स्टूडेंट्स कोइची से तरह तरह के क्वेश्चंस करने में लग जाते हैं, जैसे कि उसका होम टाउन टोक्यो कैसा है, उसके डैड क्या करते हैं वगैरह वगैरह। कोइची उन्हें सारा जवाब देकर काजामी से पूछता है कि क्या आकाजावा आज एब्सेंट है। काजामी हाँ कहता है और वो एक दूसरे लड़के को कुछ इशारा करता है, जिस पर वो लड़का कोइची से कहता है कि लंच टाइम में हम तुम्हें पूरा स्कूल दिखाएंगे। कोइची इस पर खुशी खुशी हामी भरता है।
तो लंच के बाद क्लास की स्पोर्ट्स पीरियड लगती है जहां सभी रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, बट कोइची और एक दूसरा लड़का ताकायाशी पास ही बेंच पर बैठे थे क्योंकि वो दोनों अपनी हेल्थ कंडीशंस की वजह से रनिंग नहीं कर रहे थे। ताकायाशी कोइची को बताता है कि वो भी रनिंग करना चाहता है लेकिन उसे हार्ट की प्रॉब्लम है जिस वजह से वो दौड़ नहीं सकता। ताकायाशी को सडनली अच्छा फील नहीं हो रहा था इसलिए वो आराम करने चला जाता है। तभी वहां साकुरागी आती है और वो कोइची से पूछती है कि ताकायाशी कहाँ गया। कोइची उसे बताता है कि वो आराम करने गया है। अब यहाँ कोइची नोटिसेस कि साकुरागी के खुद के पैर में बैंडेज बंधी हुई थी और वो साकुरागी से इसके बारे में पूछता है, जिस पर साकुरागी बताती है कि एक दिन पहले वो गिर गई थी जिस वजह से उसकी लेग पुल हो गई है। साकुरागी कोइची से पूछती है कि क्या काजामी और उसके फ्रेंड्स ने लंच टाइम में उसको स्कूल घुमाते वक्त कुछ बताया है, तो कोइची नो बोलता है और इस बात से साकुरागी परेशान नजर आती है। वो बोलती है कि अब आकाजावा उन पर गुस्सा होगी क्योंकि वो अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोइची साकुरागी से पूछता है कि क्या उसने मिसाकी को कहीं देखा है क्योंकि आफ्टर लंच वो गायब हो गई है। मिसाकी का नाम सुनकर साकुरागी घबरा सी जाती है और मना कर देती है। तभी कोइची को मिसाकी स्कूल की टेरेस पे खड़ी दिख जाती है और वो उस तरफ भागता है। टेरेस पे पहुंचकर कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या उसे याद है कि वो दोनों लिफ्ट में मिल चुके हैं, लेकिन मिसाकी साफ इनकार कर देती है। कोइची अब उससे कहता है कि उसने उस दिन मिसाकी के पास एक अजीब सी डॉल देखी थी, वो डॉल किसके लिए थी और वो बेसमेंट में क्या कर रही थी। इन सब सवालों पर मिसाकी कहती है कि जब भी कोई उससे ढेर सारे क्वेश्चंस करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ मिसाकी इतना जरूर बताती है कि उस दिन बहुत बुरा हुआ था। मिसाकी कोइची को यह भी बताती है कि उन्होंने तुम्हारा नाम डेथ के साथ जोड़ दिया है और सिर्फ डेथ नहीं, बहुत बुरी डेथ। साथ ही मिसाकी पूछती है कि क्या उन लोगों ने तुम्हें कुछ बताया या नहीं। कोइची काफी पजल्ड हो गया था और वो मिसाकी से पूछता है कि आखिर वो किन लोगों के बारे में बात कर रही है, जिस पर मिसाकी कहती है कि उसे जल्दी ही पता चल जाएगा। मिसाकी कोइची को वार्न करती है कि तुम्हें मेरे साथ ना ही रहना चाहिए और ना ही बात करनी चाहिए। कोइची कुछ समझ नहीं पा रहा था और वो मिसाकी से क्वेश्चंस करने लगता है। इन क्वेश्चंस के जवाब में मिसाकी कहती है कि तुम्हें सब पता चल जाएगा एंड देन मिसाकी वहां से चली जाती है। पहली एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ दूसरे एपिसोड की शुरुआत में मिसाकी कोइची को वार्न कर रही थी कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ मिसाकी किस प्रॉब्लम की बात कर रही थी ये हम आगे जानेंगे। एनीवेज, आर्ट क्लास में कोइची मोचिजुकी नाम के एक लड़के से मिलता है और ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी उन्हें तेशिगवाड़ा नाम का स्टूडेंट ज्वाइन करता है और तेशिगवाड़ा उनसे पूछता है कि वो किस बारे में बातें कर रहे हैं। कोइची कहता है कि वो दोनों स्ट्रेंज फीलिंग्स और बेचैनी के बारे में बात कर रहे हैं। ये सुनकर तेशिगवाड़ा को उन पर हंसी आ जाती है, जिसपे कोइची उसे पूछता है कि क्या उसे कभी बेचैनी फील नहीं हुई। इस पे तेशिगवाड़ा कहता है कि उसे बेचैनी तब फील हुई थी जब वो इस शापित क्लास में एनरोल हुआ था। इस बात पे कोइची शॉक हो जाता है और तेशिगवाड़ा कोइची को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन मोचिजुकी उसे रोक देता है। कोइची को मिसाकी पास ही लाइब्रेरी में दिखती है और वो उसके पास जाने लगता है। पीछे से तेशिगवाड़ा और मोचिजुकी उसे वहां जाने से रोकते हैं, लेकिन कोइची उन दोनों को अनसुना कर देता है। कोइची मिसाकी से मिलकर उसकी आई पैच के बारे में पूछता है, लेकिन मिसाकी इस बारे में बात करने से मना करती है। तभी वहां लाइब्रेरी के इंचार्ज मिस्टर चिबिकी आते हैं और वो कोइची को बताते हैं कि वो जब चाहे यहाँ आ सकता है, लेकिन अभी उसे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। इस पॉइंट पे कोइची को ऐसा फील होने लग गया था एज इफ मिसाकी किसी और को दिखाई नहीं देती है एंड शी माइट बी ए घोस्ट। तो नेक्स्ट सीन में कोइची उसी हॉस्पिटल में जाता है जहां वो एडमिट था और वो इस हॉस्पिटल की नर्स मिसेस मिजुनो से पूछता है कि क्या उन्होंने यहाँ किसी लड़की को देखा है जिसके आंख पे आई पैच थी। मिसेस मिजुनो मना कर देती है, बट देन कोइची उनसे पूछता है कि क्या हॉस्पिटल में उस दिन किसी की डेथ हुई थी। इस सवाल के जवाब में मिजुनो हाँ कहती है, लेकिन उन्हें उस लड़की का नाम पता नहीं था जो उस दिन हॉस्पिटल में एक्सपायर कर गई थी। ये सब सुनकर कोइची काफी शॉक्ड हो जाता है और मिसेस मिजुनो से अश्योर करती है कि वो उसके लिए उस लड़की का नाम पता लगाएंगी। तो नेक्स्ट डे स्कूल में आकाजावा आई थी और वो कोइची से बात करती है। आकाजावा कोइची से पूछती है कि क्या उसका जन्म इसी टाउन में हुआ था, जिस पर कोइची सेज यस और वो बताता है कि उसके बर्थ के बाद उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, इसीलिए उसके डैड उसे लेकर टोक्यो चले गए थे। कोइची आकाजावा से पूछता है कि वो उसके बारे में इतना क्यों जानना चाहती है, तो आकाजावा का कहना था कि उसे लगता है कि वो बहुत पहले कभी मिल चुके हैं, लेकिन उसे ये याद नहीं आ रहा कि कब और कहाँ। मोरओवर आकाजावा वाज द हेड ऑफ काउंटर मेजर, तो उसके लिए ये सब पता होना जरूरी है। यहाँ कोइची पूछता है कि काउंटर मेजर की क्या ड्यूटी है, जिस पे आकाजावा बताती है कि एक काउंटर मेजर की ड्यूटी है कि वो क्लास को प्रोटेक्ट करे।
कोइची यहाँ फिर से पूछता है कि क्लास को आखिर किससे इतनी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो इस पे आकाजावा गुस्से में बोलती है कि कोइची को पता होना चाहिए कि अभी क्या कंडीशंस है और सभी किस सिचुएशन में है। आकाजावा कोइची को कुछ बताने वाली थी, लेकिन मोचिजुकी और साकुरागी उसे रोक लेते हैं। ये दोनों आकाजावा को पिछले दिन की कुछ बातें बताते हैं, जिस पर आकाजावा कहती है कि मैं एक दिन स्कूल नहीं आई और इतना सब कुछ गड़बड़ हो गया। तभी वहां से मिसाकी गुजरती है और कोइची उसके पीछे पीछे जाने लगता है। कोइची को जाता देख आकाजावा और भी गुस्सा हो जाती है और कोइची मिसाकी को फॉलो करते करते एक पुराने डॉल शॉप के पास आ जाता है। तभी कोइची को मिसेज मिजुनो की कॉल आती है और वो कोइची को बताती है कि हॉस्पिटल में उस दिन जिस लड़की की डेथ हुई थी उसका नाम मासुकी या मिसाकी जैसा कुछ था और वो अपने पेरेंट्स की इकलौती थी। जी हाँ दोस्तों, कोइची ये सब जानने के बाद भी डॉल शॉप में एंटर करता है जहाँ काफी सारे डॉल्स रखे हुए थे। इन्हीं डॉल्स में से एक डॉल एग्जैक्टली मिसाकी की डॉल जैसी थी और कोइची इस डॉल के पास जाता है। तभी अचानक मिसाकी उसके पास आ जाती है और वो कोइची से पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। कोइची कहता है कि वो इस शहर में नया है और वो यहाँ घूमते घूमते आ गया। मिसाकी कोइची को बताती है कि ये उसकी फेवरेट शॉप है। इसके बाद मिसाकी कोइची से कहती है कि क्या वो देखना चाहेगा कि वो आई पैच क्यों लगाती है। इस सवाल को सुनकर कोइची घबरा जाता है और मिसाकी अपना आई पैच हटाती है। एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में हम व्यूअर्स देखते हैं कि मिसाकी की दूसरी आंख एक आर्टिफिशियल आई थी। जी हाँ दोस्तों, मिसाकी कोइची को बताती है कि ये एक डॉल आई है और वो इसीलिए इसे कवर करके रखती है ताकि लोग उसे देखकर डर न जाएं। कोइची मिसाकी से कहता है कि उस दिन लिफ्ट में वो एक डॉल लेकर जा रही थी और उसी दिन हॉस्पिटल में एक लड़की की डेथ हुई थी। तो क्या वो उसी लड़की के लिए वो डॉल लेकर जा रही थी? इस सवाल का मिसाकी कोई जवाब नहीं देती। कोइची आगे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई सिस्टर है जिसका नाम मिसाकी या मासाकी जैसा कुछ है। मिसाकी सर हिलाकर मना करती है। इसके बाद मिसाकी कोइची से बोलती है कि क्या वो और कुछ पूछना चाहता है। कोइची हाँ कहता है और इस पर मिसाकी कहती है कि कोइची को उसके साथ नहीं रहना चाहिए, लेकिन अब काफी देर हो गई है और कोइची को अब भी कुछ नहीं पता। इसके बाद वो कोइची को बताती है कि इस टाउन की एक स्टोरी है और वो कोइची को वही स्टोरी सुनाती है जो हमने एपिसोड 1 के ओपनिंग सीन में सुनी थी। यहाँ हमें उस 26 साल पुरानी स्टोरी में आगे पता चलता है कि उस क्लास के स्टूडेंट्स ने जब एनुअल डे सेलिब्रेट किया था तब पूरी क्लास की एक फोटो ली गई थी। उस फोटो में मिसाकी भी आ गई थी, जबकि हम सभी जानते हैं कि मिसाकी तो मर चुकी थी। यह सुनकर कोइची काफी ज्यादा डर जाता है और इससे पहले मिसाकी उसे आगे की कहानी सुनाती, कोइची को उसके डैड की कॉल आती है और कोइची को वहां से निकलना पड़ता है। खैर, नेक्स्ट डे कोइची, साकुरागी और तेशिगवाड़ा आपस में बात कर रहे थे जब कोइची उनसे पूछता है कि क्या वो लोग 26 साल पहले की क्लास 9th 3rd सेक्शन की कहानी जानते हैं। साकुरागी पूछती है कि उसे ये स्टोरी कैसे पता और कोइची उन्हें उतनी स्टोरी बताता है जहां तक उसे पता था। तभी वहां मिसेस मिकामी आ जाती है और साकुरागी उन्हें बताती है कि कोइची को स्टोरी के बारे में पता चल गया है। मिसेस मिकामी कहती है कि उन्हें अब इस टॉपिक पे और बात नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोइची रिको से पूछ रहा होता है कि क्या उसकी माँ अपने ज़माने में क्लास 9th 3rd सेक्शन की स्टूडेंट थी और साथ ही कोइची उन्हें यह बताता है कि उसे क्लास 9th 3rd सेक्शन की स्टोरी पता है। इस पर रिको कहती है कि कोइची को इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए और सही वक्त आने पे वो सब कुछ जान जाएगा। रिको वहां से उठकर जाने लगती है और जाते जाते वो कोइची को बताती है कि हाँ, उसकी माँ क्लास 9th 3rd सेक्शन की ही स्टूडेंट थी। खैर, स्कूल में कोइची कजामी के साथ था जब उसे स्कूल की छत पर मिसाकी दिखती है और वो वहां चला जाता है। कजामी कोइची को जाता देखकर परेशान हो जाता है और वो तशिगवाड़ा के पास जाता है। तशिगवाड़ा और कजामी कोइची को कॉल करके उसके हाल पूछते हैं और तशिगवाड़ा कोइची को ये कह के वार्न करता है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसे उनके पीछे नहीं जाना चाहिए। कोइची उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, जिस पे तशिगवाड़ा कहता है कि ये सब डेंजरस है और जो कहानी कोइची जानना चाहता है वो उसे नेक्स्ट मंथ तक पता चल जाएगा, लेकिन अभी प्लीज वो इसके बारे में ज्यादा खोजबीन ना करे। एनीवेज, नेक्स्ट सीन में कोइची घर पे था जब उसे मिसेस मिजुनो की कॉल आती है। मिजुनो कोइची को बताती है कि वो लड़की जो हॉस्पिटल में मर गई थी उसका पूरा नाम फुजिओका मिसाकी था। नेक्स्ट डे कोइची क्लास टेस्ट के बाद क्लास के बाहर जाता है जहां मिसाकी और वो बात करते हैं। कोइची मिसाकी को हॉस्पिटल वाली लड़की का पूरा नाम बताता है और मिसाकी बताती है कि वो उसकी कजन सिस्टर थी। जी हाँ दोस्तों, कोइची फिर मिसाकी से बोलता है कि जब से वो यहाँ स्कूल में आया है तब से सब लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं एज इफ कि सिर्फ उसे ही मिसाकी दिखती हो और कोई और उसे देख ही नहीं सकता। इस पर मिसाकी कहती है कि मैं नहीं हूँ और फिर वो कोइची से बोलती है कि क्या होगा अगर ऐसा सच में हुआ तो। इस पर कोइची थोड़ा डर जाता है और तभी वहां से साकुरागी अपना अम्ब्रेला लेकर नीचे प्लेग्राउंड की तरफ जा रही होती है।
साकुरागी कोइची और मिसाकी को देखकर डर जाती है और वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। तभी अचानक साकुरागी की पैर फिसल जाती है और अपने ही अम्ब्रेला से उसकी पेनफुल डेथ हो जाती है। एपिसोड 3 यहीं पर खत्म हो जाती है। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हम नेक्स्ट डे की कहानी देखते हैं, जहां पूरी क्लास साकुरागी की डेथ के बारे में बात कर रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सेम डे ही साकुरागी की मॉम की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और इसीलिए वो स्कूल से उस दिन इतनी जल्दी जा रही थी। खैर, नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में कोइची तेशिगवाड़ा को कॉल कर रहा होता है, लेकिन तेशिगवाड़ा उसके कॉल्स पिक नहीं कर रहा था। तभी मिजुनो वहां आती है और वो कोइची से स्कूल में हुए एक्सीडेंट के बारे में पूछती है, जिसपे कोइची उनसे पूछता है कि ये बात उन्हें कैसे पता। मिजुनो कोइची को बताती है कि क्लास 9th के 3rd सेक्शन में ही उसका एक छोटा भाई ताकेरू भी पढ़ता है और उसी ने मिजुनो को इस एक्सीडेंट के बारे में बताया। यहाँ से कोइची और मिजुनो लंच करने जाते हैं, जहाँ मिजुनो कोइची को बताती है कि उसका भाई आजकल काफी डरा डरा सा रहने लगा है। कोइची मिजुनो से पूछता है कि क्या उसके भाई ने कभी मिसाकी के बारे में कुछ बताया है, तो इस पे मिजुनो मना करती है। फिर कोइची मिजुनो को मिसाकी के बारे में सब बताता है और वो उसे कहता है कि पहले जब वो स्कूल आया था तब उसे लगता था कि सब मिसाकी का मजाक उड़ाते हैं, बट एक्चुअली में वो सब मिसाकी से काफी डरते हैं। इनफैक्ट कोइची को तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सिर्फ वो ही उसे देख सकता है और कोई नहीं। कोइची मिजुनो को यह भी बताता है कि हॉस्पिटल में जिस लड़की की डेथ हुई थी वो मिसाकी की कजन थी। देन कोइची मिजुनो से 26 साल पहले की स्टोरी के बारे में पूछता है, लेकिन मिजुनो को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। यहाँ मिजुनो कोइची से प्रॉमिस करती है कि वो इस बारे में अपने भाई से बात करेगी। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कोइची अपनी किसी क्लासमेट से रोड साइड बात कर रहा था कि तभी उनके ऊपर एक ग्लास पेन गिरने वाला होता है, लेकिन कोइची अपनी क्लासमेट को धक्का देकर बचा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद वो लड़की काफी घबरा जाती है और वो कहती है कि वो अभी मरना नहीं चाहती। तो इसके बाद कोइची मिसाकी से उसी ओल्ड डॉल शॉप में मिलता है और दोनों आपस में बातें करते हैं। कोइची मिसाकी से पूछता है कि एक्सीडेंट के बाद क्लास कैसी चल रही है, जिसपे मिसाकी उसे बताती है कि क्लास के सभी लोग ये सोच रहे हैं कि वो कर्स या फिर फेनोमेना फिर से स्टार्ट हो गया है और इसीलिए सब काफी डरे हुए भी हैं। मिसाकी कोइची से कहती है कि ये अच्छी बात है कि कोइची इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता, क्योंकि ये चीजें काफी पेचीदा है। देन मिसाकी कोइची से पूछती है कि वो स्कूल में कब आएगा, जिसपे कोइची कहता है कि वो कल से स्कूल आने वाला है। ये सुनकर मिसाकी वहां से जाने लगती है और जाते जाते वो कोइची से कहती है कि बेहतर होगा अगर वो कल स्कूल नहीं आए। घर पे कोइची रिको से पूछता है कि वो 9th ग्रेड के कौन से सेक्शन में थी। रिको का जवाब था 3rd सेक्शन और अब कोइची उसे पूछता है कि क्या तब भी ये कर्स या फिर फेनोमेनन चल रहा था। इस सवाल के जवाब में रिको का कहना था कि उसे 15 साल पहले की बात ठीक से याद नहीं है। इसके ठीक बाद रिको कोइची से कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो और बात नहीं कर पाएगी। तो नेक्स्ट डे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स उसी एक्सीडेंट्स के बारे में बात कर रहे थे और आकाजावा यहाँ अपने आप को जिम्मेदार बता रही होती है, क्योंकि अगर वो स्कूल के फर्स्ट डे एब्सेंट ना होती तो वो कोइची को सब बताकर उसे पहले से ही वार्न कर देती। कोइची क्लास में एंटर करता है और सब लोग उसे अजीब तरह से देख रहे होते हैं। कोइची तेशिगवाड़ा को कॉल करके मिलने बुलाता है, जहाँ कोइची उसे पूछता है कि लास्ट 1 वीक से वो उसके कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहा। तेशिगवाड़ा कोइची से माफी मांगते हुए कहता है कि वो किसी काम में बिजी था। कोइची फिर तेशिगवाड़ा को याद दिलाता है कि उसने वादा किया था कि वो इस महीने कोइची को पूरी बात बता देगा कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन आकाजावा इस बात को बीच में इंटरप्ट करके कोइची से कहती है कि पहले तो सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन अब वो उसे कुछ नहीं बता सकते। तभी कोइची को मिजुनो का कॉल आता है और मिजुनो कोइची से पूछती है कि क्या मिसाकी स्कूल आई है। कोइची नो कहता है एंड देन मिजुनो कोइची को बताती है कि उसने अपने छोटी भाई से उस स्टोरी और मिसाकी के बारे में बात करी और उसका कहना है कि वो किसी स्टोरी के बारे में नहीं जानता और न ही मिसाकी नाम की कोई लड़की उसके क्लास में है। इस बात को सुनकर कोइची वह सरप्राइज्ड और इससे पहले वो मिजुनो से कुछ और पूछता, मिजुनो बोलती है कि उसे अब जाना होगा क्योंकि उसके शिफ्ट का टाइम हो गया है। इसके बाद मिजुनो लिफ्ट में जाती है और कोइची अब भी कॉल पर ही था। तभी अचानक लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है, जिससे लिफ्ट क्रैश कर जाता है। कोइची अपने फोन पर ये आवाजें सुन पाता है और इसी के साथ मिजुनो की मौत हो जाती है। एपिसोड 4 की कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो एपिसोड 5 की कहानी अगले दिन स्कूल में शुरू होती है, जहां कोइची मोचिजुकी से लास्ट 2 डेथ्स पे बात कर रहा था। कोइची को ऐसा लग रहा था मानो लास्ट 2 डेथ्स आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन मोचिजुकी थोड़ा कंफ्यूज था। यहाँ से कोइची लाइब्रेरी जाता है और वो ईयर 1972 की क्लास 9 3rd सेक्शन की एनुअल एल्बम देखता है। इस एल्बम के फोटो में उसे अपनी मॉम भी मिलती है, लेकिन तभी वहाँ आकाजावा आ जाती है और वो कोइची को इन्फॉर्म करती है कि उसे टीचर्स ने फैसिलिटी रूम में बुलाया है।
ऐसा कहकर आकाजावा कोइची से एडवांस पे माफी मांगती है एंड देन शी वाज लाइक कि वो ये सब क्लास की भलाई के लिए कर रही है। कोइची फैसिलिटी रूम में जाता है जहां 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उसका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों कोइची से क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि साकुरागी के मौत के वक्त कोइची वहीं था। फैसिलिटी रूम से वापस आकर कोइची देखता है कि पूरी क्लास खाली थी और क्लास टीचर से कोइची को पता चलता है कि क्लास अभी डिसमिस हो गई है क्योंकि एक नए होम रूम टीचर आने वाले हैं। कोइची अपना बैग उठाता है और जाने से पहले वो मिसाकी का डेस्क देखता है जिस पर लिखा हुआ था हूज डेड। नीचे कोइची के दोस्त मोचिजुकी और तागायाशी उसका वेट कर रहे थे और वो लोग साथ में जाते हैं जहां मोचिजुकी कोइची को बताता है कि आज जब वो फैसिलिटी रूम में नहीं था तब क्लास में आकाजावा ने एक क्लास मीटिंग रखी थी और वो नहीं चाहती कि कोइची को इस बात का पता चले। मोचिजुकी कोइची को बताता है कि अब कल से जो होने वाला है वो काफी बुरा है लेकिन ये सब क्लास की भलाई के लिए किया जाएगा। तागायाशी इस बात पे इमोशनल हो गया था और वो बोलता है कि आकाजावा कोइची के साथ ये सब ठीक नहीं कर रही। वो कोइची की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि चाहे आगे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम जो जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा। कोइची फौरन उससे पूछता है कि क्या मिसाकी एग्जिस्ट करती है, लेकिन दोस्तों इससे पहले तागायाशी कुछ बोलता उससे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम कोइची को क्लास में बैठे हुए देखते हैं जहां सभी लोग उसे मिसाकी की तरह ही इग्नोर कर रहे थे इंक्लूडिंग टीचर्स। यहाँ कोइची को अपने डेस्क में 2 पेपर्स मिलते हैं जिन्हें लेकर वो सीधा ओल्ड डॉल शॉप में मिसाकी के पास चला जाता है। कोइची मिसाकी को दिखाता है कि एक पेपर में लिखा हुआ था कि टेल मिसाकी टू एक्सप्लेन और दूसरे पेपर पे सारे स्टूडेंट्स के नेम और रोल नंबर थे। मिसाकी कोइची को ऊपर इनवाइट करती है और वो बताती है कि एक्चुअली में ये शॉप उसका घर है। ऊपर रूम में दोनों बात करते हैं और कोइची बताता है कि क्लास ने अब उसे भी इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। कोइची मिसाकी से पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है और मिसाकी को भी सब इग्नोर क्यों करते हैं। मिसाकी उसे बताती है कि ये सब 26 साल पहले हुई डेथ के बाद शुरू हुआ जब नए सेशन के दौरान क्लास में एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ गया था। इससे क्लास की डेस्क कम पड़ गई और फिर हर मंथ डेथ्स होने लगी। वो आगे बताती है कि रिकॉर्ड्स चेक करने का भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो हर साल एंड में चेंज हो जाती है और कोई पता नहीं लगा पाता कि एक्स्ट्रा स्टूडेंट कौन था और उनकी मेमोरी से भी ईयर एंड में वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट गायब हो जाता है। ऐसा हर साल होता है कि एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट आता है, एक डेस्क कम पड़ जाती है और फिर हर मंथ डेथ्स होने लगती है। सो बेसिकली 26 साल पहले मिसाकी नामक जिस स्टूडेंट की डेथ हुई उसके बाद से हर साल एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट अपने आप ही अपीयर हो जाता है और क्लास 9th 3rd सेक्शन के स्टूडेंट्स या फिर उनके रिलेटिव्स की मौत होने लगती है। ना कोइची पूछता है कि उस एक्स्ट्रा स्टूडेंट की वजह से लोग मरते क्यों हैं। इसमें मिसाकी का कहना था कि ये बात कोई नहीं जानता लेकिन जो भी वो एक्स्ट्रा स्टूडेंट है वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि वो काइंड ऑफ लिविंग डेड है। मिसाकी कोइची को बताती है कि 10 साल पहले स्कूल वालों ने एक मेथड खोजा जिससे डेथ्स होनी रुक गई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्लास 9th 3rd सेक्शन के एक स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव करेंगे एज इफ वो मर गया है, लाइक एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसा करने से क्लास में स्टूडेंट्स इक्वल रहेंगे और कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं होगा और तब से ये एक तरीके का चार्म माना जाने लगा जिसे वो हर ईयर परफॉर्म करते आ रहे हैं। एपिसोड 5 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। नाउ एपिसोड 6 में हम फिर से कोइची और मिसाकी को देखते हैं जो कि पास ही घूम रहे थे। कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या वो इस तरह इग्नोर होने से अभी तक परेशान नहीं हुई। इस पे मिसाकी बताती है कि अगर वो ये सब ना करे तो मे बी वो चार्म काम नहीं करेगा और लोगों की डेथ्स होगी, इसीलिए उसने कुछ ना कहते हुए डिसाइड किया कि वो ऐसे ही रहेगी। कोइची उससे पूछता है कि अब उन्होंने 2 लोगों को इग्नोर करना क्यों सोचा। इसमें मिसाकी बताती है कि उन्हें लगता है कि चार्म काम नहीं कर रहा और इसीलिए कोइची के आने के बाद डेथ्स होना स्टार्ट हो गई तो उन्हें ऐसा करना पड़ा। नेक्स्ट डे स्कूल में सब कोइची और मिसाकी को इग्नोर करते हैं और ये दोनों लाइब्रेरी चले जाते हैं। लाइब्रेरी में कोइची 1972 की क्लास 9th 3rd सेक्शन की एनुअल पिक्चर मिसाकी को दिखाता है जिसमें उसकी मॉम की पिक्चर भी थी। तभी मिस्टर चिबिकी वहां आते हैं और वो कोइची और मिसाकी को बताते हैं कि 26 साल पहले वो क्लास 9th 3rd सेक्शन के होम रूम टीचर थे जिस वजह से उन्हें 26 साल पहले की रियल स्टोरी पता है। मिस्टर चिबिकी बताते हैं कि 26 साल पहले जो स्टूडेंट मरा था वो लड़की नहीं बल्कि लड़का था और उसका पूरा नाम मिसाकी योमियामा था और मई महीने की एक रात उसके घर में आग लग गई और इसी एक्सीडेंट से उसकी पूरी फैमिली जलकर मारी गई। कोइची उनसे पूछता है कि क्या रिकॉर्ड्स अपने आप सच में चेंज हो जाते हैं, जिस पर चिबिकी बताते हैं कि हाँ, हर साल क्लास 9th 3rd सेक्शन के साथ ऐसा होता आया है। चिबिकी उन दोनों को क्लास 9th 3rd सेक्शन के 26 साल पहले से आज तक के रिकॉर्ड्स की एक बुक दिखाते हैं जिसमें वो नाम रेड कलर्ड थे जो एक्स्ट्रास थे। फिर चिबिकी उन दोनों से 1996 यानी 2 साल पहले के रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए कहते हैं जिसमें उन्हें एक नाम मिलता है विच वॉज मामी आसाकुरा।
कोइची कहता है कि रिकॉर्ड्स में उस साल केवल 7 ही डेथ्स हुई थी, जो कि कम है, और ऐसा कैसे हो सकता है। शिबिकी बताते हैं कि उस साल क्लास में कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बिहेव किया गया था जैसे वो है ही नहीं, और हाफ ईयर तक कोई डेथ्स नहीं हुई। लेकिन जिन्हें इग्नोर किया जा रहा था उन्होंने हाफ ईयर के बाद डिमांड किया कि उनके साथ नॉर्मल बिहेव किया जाए, और इसी के साथ डेथ्स फिर से स्टार्ट हो गई। वो बताते हैं कि उस साल की एक्स्ट्रा स्टूडेंट मामी आसाकुरा का नाम 1993 के रिकॉर्ड्स में भी था, जो कि ये प्रूव करती है कि वही एक्स्ट्रा स्टूडेंट थी। यही रिकॉर्ड्स देखकर मिसाकी बोलती है कि 1996 में मिसेस मिकामी होम रूम टीचर थी, और मिस्टर चिबिकी उन्हें बताते हैं कि इस साल मिसेस मिकामी को फिर से असिस्टेंट होम रूम टीचर बनाया जा रहा है। खैर, नेक्स्ट सीन में हम कोइची और रिको को बात करते देखते हैं, जहां कोइची रिको से पूछता है कि क्या उसकी मॉम की डेथ का क्लास 9th 3rd सेक्शन के कर्स से कोई कनेक्शन है। रिको उससे कहती है कि वो सच में नहीं जानती कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था। रिको उसे बताती है कि जब वो स्कूल में थे तब समर ब्रेक में कुछ हुआ था जिससे डेथ्स होना रुक गई थी, बट उसे कुछ भी क्लियरली याद नहीं है। तो नेक्स्ट डे कोइची के पुराने क्लास टीचर आते हैं, जो कि काफी स्ट्रेस दिख रहे थे। वो बिना किसी को विश किए अपने डेस्क पे जाते हैं और पूरी क्लास से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वो जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। ऐसा बोलने के बाद वो अपने बैग से एक नाइफ निकालते हैं और सबके सामने आत्महत्या कर लेते हैं। एपिसोड 6 की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हम सेकीगुची नाम के एक लड़के से मिलते हैं, जो ट्रेन में अपने नानी के घर जा रहा था क्योंकि उसकी नानी जी का आज देहांत हो गया था। उसे ट्रेन में अपने सामने के सीट पे एक ब्लैक सूट पहना आदमी दिखता है, जिसके हाथ में एक बॉक्स था। बॉक्स से एक हल्की सी आवाज आती है जिसे सेकीगुची सुन पाता है, और जब वो सूटेड इंसान बॉक्स खोलता है तो उस बॉक्स के अंदर हम एक लड़की का सर देख पाते हैं जो कि बात कर पा रही थी। पहली सीन यहीं पे कट हो जाती है। अब कहानी योरिको नाम के एक लड़की के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाती है, जो अपने क्लासमेट कनाको को पसंद करती थी। कनाको काफी शांत स्वभाव की लड़की थी जो काफी इंटेलिजेंट भी थी। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद कनाको योरिको को अपने साथ घर चलने को कहती है, जिससे योरिको काफी खुश हो जाती है। उस दिन के बाद से दोनों लड़कियां साथ में काफी वक्त बिताने लगती हैं और अक्सर एक कैफे में जाया करती थीं। कनाको योरिको को तेनिन गोसुई के बारे में बताती है, which was 5 death omens of an angel। इसका मतलब ये था कि एंजल्स जब खत्म होती हैं तो उसके पहले उनके शरीर में 5 परिवर्तन होते हैं। जैसे कि सबसे पहले उनके सर पे जो फ्लावर का क्राउन होता है ना, उसमें से फ्लावर्स झड़ने लगते हैं। देन उस एंजल के आर्म पिट्स में स्वेटिंग होती है, उसको चक्कर आने लगती है, और फाइनली उस एंजल के मन की सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं। और ये 5 परिवर्तन होते ही एंजल्स भी खत्म हो जाती हैं। इस बात का योरिको पे काफी प्रभाव पड़ता है और वो इमेजिन करती है कि अगर गॉडेसेस और एंजल्स भी समाप्त होती हैं तो उसकी मदर के साथ क्या होगा। इसके बाद हम योरिको के घर की हालत भी जान पाते हैं, जहां उसके फादर नहीं थे और उसकी माँ जापानीज डॉल, जिसे कोकिशी कहते हैं, उनके हेड्स बनाया करती थी। योरिको और उसके माँ के बीच के रिश्ते काफी तनाव भरे थे और योरिको उनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं करती थी। हम इसका कारण भी जान पाते हैं क्योंकि योरिको की मदर मिस्टर सासागा नाम के एक आदमी को पसंद करती थी, जिसे योरिको बिल्कुल पसंद नहीं करती। सासागा बेसिकली योरिको के मदर को डॉल्स के हेड बनाने का कमीशन देते थे, और सासागा जब भी घर पे आते थे योरिको उनसे ठीक ढंग से बात भी नहीं करती थी। एक रोज सासागा योरिको को एक कोकिशी डॉल भी गिफ्ट करता है, जिसे हाथ में लेते ही वो डॉल अजीब तरीके से अपने लिप्स हिलाने लगती है। इससे डर के योरिको डॉल को नीचे गिरा देती है और घर से बाहर चली जाती है। उस रात योरिको भागते हुए कनाको को देखती है, जो कि चांदनी रात में बिल्कुल एक एंजल के समान लग रही थी। कनाको योरिको से एक अजीब बात कहती है, जैसे कनाको ने बिल्कुल सही सोचा था, योरिको ही कनाको है। नाउ आई नो ये कंफ्यूजिंग साउंड कर रहा होगा, लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन हमें आगे के एपिसोड्स में मिलता है। खैर, दोनों उस रात साथ में डांस वगैरह कर समय बिताते हैं और थोड़ी बहुत डीप बातें करते हैं। कनाको यहाँ बेसिकली एक फिलोसोफर जैसी बातें करती है और योरिको से ध्यान से सुनती है। हम समझ पाते हैं कि कनाको और योरिको के बीच एक नेवर एंडिंग सा बॉन्ड बन चुका है। एंड में कनाको को एक लड़का घर बुला ले जाता है और योरिको सोचती है कि कनाको किसके साथ रहती है। सीन वहीं कट हो जाता है। अब अगले दिन दोनों वापस कैफे जाते हैं और योरिको कनाको से पूछती है कि कनाको, तुम मेरे साथ इतना वक्त क्यों बिताती हो। कनाको मुस्कुराते हुए कहती है कि वो इसीलिए क्योंकि तुम और मैं सेम पर्सन हैं और इसलिए मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना पसंद है। कनाको कहती है कि वो योरिको की री इनकारनेशन है और जब वो खत्म हो जाएगी वो योरिको बन जाएगी, या फिर अगर योरिको खत्म हुई तो वो कनाको बन जाएगी, और ऐसा इटर्निटी तक चलता ही रहेगा। योरिको कहती है, तुम मेरी री इनकारनेशन या पुनर्जन्म कैसे हो सकती हो, क्योंकि मैं तो अब भी जिंदा
बंदा हूँ। यहाँ हम समझ पाते हैं कि योरिको कनाको को बहुत एडमायर करती थी, इसीलिए उसे ये पुनर्जन्म वाली बात भी ठीक लगती है और कनाको उसके हाथ पे एक सफेद धागा बांध देती है जिससे ये दोनों टिल इटर्निटी जुड़े रहेंगे। अब घर वापस आते ही योरिको की मदर उसे कन्फ्रंट करती है कि तुम रात भर उस लड़की के साथ बाहर रहती हो। इस बात पे इनके बीच झगड़ा होता है और योरिको गुस्सा होकर कहती है कि कनाको मेरी सिर्फ दोस्त ही नहीं है बल्कि वो मेरी पास्ट लाइफ है। ऑफ कोर्स योरिको की मदर को ये बातें बकवास लगती है। इनफैक्ट वो तो ये भी कहती है कि कनाको तुम्हें एक शैतान या फिर इविल स्पिरिट बना देगी। योरिको को ये बातें अच्छी नहीं लगती और इसीलिए वो अपने कमरे में चली जाती है। इस हादसे के बाद योरिको और उसकी मदर के बीच की दूरियां और बढ़ गई एंड हर फ्राइडे जब योरिको की माँ सासाका के साथ बाहर जाती थी तब योरिको इस मौके का फायदा उठाकर कनाको के साथ समय बिताती। तो एक रोज कनाको अपने मदर के बारे में बताती है कि कैसे उसका भी अपनी माँ के साथ संबंध अच्छा नहीं था। इनफैक्ट उसकी मदर काफी बीमार रहती थी और अब तो इस दुनिया में भी नहीं है। जब कभी भी कनाको अपनी माँ के करीब जाती तो उसकी माँ उसका गला पकड़ लेती थी और कनाको को समाप्त होने को कहती। इससे कनाको बहुत हर्ट होती, लेकिन अब वो खुश है क्योंकि अब वो अपनी बड़ी बहन के साथ रहती है और उसकी बड़ी बहन कनाको से बहुत प्यार करती है। लेकिन इसी बातचीत के दौरान कनाको योरिको का गला पकड़ लेती है टू डेमोन्स्ट्रेट द इंसिडेंट्स विद हर मदर, जिसके जवाब में योरिको कहती है कि अगर तुम मुझे समाप्त भी कर देती हो तो मैं खुशी होंगी क्योंकि मेरा अंत तुम्हारे हाथों से होगा। लेकिन सुन कनाको उसे छोड़ देती है और दोनों साथ में ही रहते हैं। यहाँ कनाको योरिको को अपने साथ समर ब्रेक में लेक व्यूइंग के लिए भी इनवाइट करती है और योरिको एक अच्छा टाइम इमेजिन करती है। अब सीन शिफ्ट होकर उस रात की आती है जब ये लोग लेक व्यूइंग के लिए जा रहे थे। योरिको स्टेशन पहुंचती है जहां कनाको उसका वेट कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। योरिको उससे रोने की वजह पूछती है लेकिन कनाको मोस्टली चुप ही रहती है। योरिको यहाँ कनाको के नेक पे एक छोटा सा पिंपल टाइप का कुछ देखती है। खैर उसी ट्रेन में हम डिटेक्टिव कीबा को बैठे हुए देखते हैं जिसके साथ एक अजीब सा हादसा होता है। मतलब उन्हें केबिन के अंदर कुछ अजीब हैंड प्रिंट्स वगैरह दिखती है और ऐसा लग रहा था मानो ये किसी जंग के फ्लैशबैक हों। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि कीबा फॉर्मली आर्मी में थे। यहाँ उन्हें अपने दोस्त सेकी गुची की भी फ्लैशबैक आती है। जी हाँ, वही पहले सीन वाला लड़का। मतलब ये डिटेक्टिव कीबा और फर्स्ट सीन वाले लड़के सेकी गुची दोनों एक दूसरे को जानते थे। खैर सिचुएशन नॉर्मल होता है और तभी ट्रेन रुक जाती है। कीबा उतर के देखते हैं कि ट्रेन के सामने एक लड़की आ गई थी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कनाको ही थी। जी हाँ दोस्तों, उसी रात कनाको का ट्रेन से एक्सीडेंट हो जाता है जिससे वो बच तो जाती है लेकिन उसे बहुत चोट लगती है। योरिको पास ही रो रही थी और इस हादसे से इतनी ट्रॉमेटाइज थी कि वो कीबा को कुछ भी नहीं बोल पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि सेकी गुची अपने नानी माँ के कॉफिन के बारे में बताता है जहाँ उन्हें एक राउंड कॉफिन में बड़ी किया गया था। वहीं पास में एक रेवन बर्ड भी था विच वाज अ बैड ओमेन। सेकी गुची के बारे में हम ये भी जान पाते हैं कि उसे वैश्या वगैरह से घिन आती है और वो अब भी ट्रेन में उस बॉक्स वाली लड़की के बारे में सोच रहा था जिससे अब वो काइंड ऑफ ऑब्सेस्ड था। खैर अगले सीन में हम कीबा को योरिको से बातचीत करते देखते हैं जो अब तक बस कनाको के विषय में इतना ही बताई थी कि कनाको 14 साल की थी और उसके नेक पे एक पिंपल था। कीबा अब भी परेशान था लेकिन योरिको का रोना रुक ही नहीं रहा था। इस केस को हैंडल करने वाला पुलिस ऑफिसर फुकुमोतो भी नौसिखिया था और वो कीबा के ही ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था एज उसे ट्रेन एक्सीडेंट्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था। योरिको कीबा को यह भी बताती है कि क्योंकि आज फ्राइडे है आज उसकी मदर उसे लेने नहीं आएगी क्योंकि वो घर पे नहीं थी। योरिको कीबा के साथ ही रहती है और वो कनाको से मिलने की रिक्वेस्ट करती है। कीबा अब एक्सीडेंट स्पॉट पे आता है और उसे कनाको की शक्ल जानी पहचानी से लगती है लेकिन वो याद नहीं कर पाता। फुकुमोतो को तो ये भी नहीं पता था कि ये एक्सीडेंट था या कुछ और। यहाँ कीबा डिसाइड करता है कि वो योरिको को लेकर कनाको के पास हॉस्पिटल में जाएगा क्योंकि योरिको अपने दोस्त से मिलना चाहती थी। तो इसके बाद पुलिस ऑफिसर फुकुमोतो ही कीबा और योरिको को लेकर हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में पहुंचकर कीबा को पता चलता है कि कनाको अब थोड़ा बेटर है और उसकी मुलाकात एक अजीब रूड आदमी से भी होती है जो कीबा से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि ये कनाको असली युजुकी कनाको है। इस पे कीबा थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये सब बताने को बाध्य नहीं हूँ। वो आदमी थोड़ी और बदतमीजी करता है जिसपे कीबा को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो खुद को संभालता है। तभी वहाँ आमे मिया आ जाता है जो खुद को कनाको का गार्डियन बताता है और ये वही आदमी था जो एक रात कनाको को घर बुलाने आया था। आमे मिया बहुत गिल्ट में था क्योंकि कनाको का ध्यान रखना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और जब कीबा उससे पूछता है कि तुम गार्डियन कैसे हुए तो उस पे वो कहता है कि हमारा फैमिली अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है जो कि कनाको की बड़ी बहन थी और सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि कनाको की बड़ी बहन एक फेमस एक्ट्रेस थी नेम्ड मिनामी किनोको और इसका असली नाम योको था। बाय द वे सीरीज के अंदर हम उसे योको ही बुलाएंगे। खैर तो ये सारी चीजें हो जाने के बाद हम जान पाते हैं कि डिटेक्टिव योको का बहुत बड़ा फैन था और उसके डायरी में उसकी एक पिक्चर भी थी और इसी वजह से उसे कनाको का चेहरा इतना जाना पहचाना लग रहा था। फुकुमोतो कीबा को योको की हिस्ट्री बताता है जहाँ योको एक जमाने में बहुत बड़ी एक्ट्रेस हुआ करती थी लेकिन सडनली रूमर्स फैलने लगे कि उसने एक्टिंग करियर को ड्रॉप कर दिया है और वो किसी आदमी के साथ भाग गई थी जो कि उसका लवर था। एनीवेज अब कनाको की फैमिली
फैमिली कीबा से सारा हाल चाल पूछती है, लेकिन कीबा कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम और योरिको कुछ खास नहीं बताई थी। तभी वहाँ योरिको की मदर आ जाती है जो उसे रात भर बाहर रहने के लिए डांटती है और तो और उसे थप्पड़ भी मारने जाती है, लेकिन पीछे से कीबा आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आपको इतना समय लग गया ये जानने के लिए कि आपकी डॉटर यहाँ है, इसका मतलब आप भी कहीं न कहीं अपनी बेटी का ठीक ढंग से ख्याल नहीं रखती हैं। अब यहाँ अजीब बात यह थी कि कनाको की फैमिली का जो रूड पर्सन था ना, मासुओको, उसे लग रहा था कि शायद ये कोई सोची समझी साजिश है और किसी ने जानबूझकर कनाको को ट्रैक्स में धक्का दिया था। इस बारे में योको भी कुछ बताने वाली थी, लेकिन अचानक से वो चुप हो जाती है और ये सारे लोग इंटरप्रेट करने लगते हैं कि क्या ये वाकई में एक्सीडेंट था। लास्टली ये सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये कनाको को एक अच्छे से हॉस्पिटल में लेके जाएंगे जहां योको का सर्जन फ्रेंड कनाको को अच्छे से ट्रीट कर पाएगा। यहाँ योको और मासुओको के बीच कुछ बातों की अनबन हो जाती है, लेकिन ये लोग कीबा के सामने कोई भी चीज नहीं बताते। तो इन सीन्स को देखकर हम समझ पाते हैं कि इस फैमिली का एक राज जरूर है जो कि शायद कनाको के एक्सीडेंट से जुड़ा हुआ है। एनीवेज, अगले सीन में सेकीगुची एक केस के बारे में बताता है जहां एक आदमी यंग लड़कियों को समाप्त करके उनके शरीर के पार्ट्स को अलग अलग जगह में फेंक रहा था और ऐसा बहुत टाइम से हो रहा था। सेकीगुची के साथ उसका एक दोस्त तोरीगुची और एक लड़की चुजेंजी भी थी। ये लोग इन्वेस्टिगेशन के दौरान ओनबाकु समा के बारे में डिस्कस करते हैं, विच वाज एक्सॉर्सिज्म ऑफ इविल स्पिरिट्स। इस प्रक्रिया में इविल स्पिरिट्स को एक बॉक्स के अंदर कैद कर दिया जाता है और ये लोग हाल में ही हुए हादसों पे भी नजर डालते हैं जहां विक्टिम के जो शरीर के अंग थे उसे बॉक्स के अंदर पाया गया था। सेकीगुची का मानना था कि ऐसा अपराध इसलिए करते हैं क्योंकि वो शायद मेंटली स्टेबल नहीं थे। यहाँ चुजेंजी बताती है कि उसके भैया क्योगुकू का इस बारे में व्यूज अलग था, मतलब उन्हें लगता था कि अपराधी के शरीर में टोरी मोनो प्रवेश करता है, विच वाज अ जापानीज मॉन्स्टर, और यही मॉन्स्टर उस आदमी का माइंड पूरा क्लियर करके उससे गलत काम करवाता है, यानी विक्टिम्स को खत्म करना। चुजेंजी यहाँ तोरीगुची से पूछती है कि आज सुबह जो सागामी लेक के पास विक्टिम के पैर मिले थे, ये बात तोरीगुची को कैसे मालूम, मतलब ये तो पेपर में भी अब तक पब्लिश नहीं हुआ था। इस पे तोरीगुची कहता है कि मेरे जान पहचान का एक आदमी पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है जिसने मुझे ये सब बताया था। सेकीगुची भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह करता है, इसलिए उसे भी इस केस में हेल्प करने को बुलाया गया था। अब ये लोग कीबा को भी जानते थे और उसी के बारे में बात कर रहे थे। इनके टाउन से निकलते निकलते शाम हो जाती है एंड दे फील कि इन्होंने कोई गलत रास्ता ले लिया है, इसलिए सारे सामने वाले यू टर्न में घुस जाते हैं एंड टू देयर सरप्राइज ये लोग चलते चलते एक अजीब से ब्लैक क्यूबिकल बिल्डिंग के सामने पहुंच जाते हैं जहां पुलिस इन्हें घेर लेती है। हमें पता चलता है कि ये वही जगह है जहां कनाको को लाया गया था और अंदर सर्जन उसका इलाज कर रहे थे। डिटेक्टिव कीबा सेकीगुची को आइडेंटिफाई करता है और उन्हें यहां से चले जाने को कहता है क्योंकि ये एक सीक्रेट प्राइवेट फैसिलिटी थी जहां बाहर के लोगों का आना मना था। जाते जाते हम ये जरूर देख पाते हैं कि सेकीगुची इस अजीब से ब्लैक बॉक्स शेप्ड बिल्डिंग को देखकर सस्पिशियस था और हम योकू और सर्जन को भी देख पाते हैं। खैर, तो आगे अब कनाको होश में थी और वो ऐसा अज्यूम करती है कि डीमंस उसके शरीर के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, जबकि वो तो डॉक्टर्स की टीम थी। एक फ्लैशबैक में वो एक डीमन को उसे ट्रैक पे धक्का देते हुए भी इमेजिन करती है जो उसे खत्म होने को कह रहा था। कनाको को लगता है कि उसे कोई पनिशमेंट दे रहा है और वो योरिको को याद कर सोचती है कि मुझे जल्द से जल्द योरिको से मिलना है टू टॉक अबाउट नेक्स्ट लाइफ, और ये सब सोचकर वो वापस बेहोश हो जाती है। यहाँ से कहानी कीबा के डॉम में शिफ्ट होती है जहाँ वो रात के बारे में सोचता है। हम देख पाते हैं कि रात को पुलिस वैन में कीबा, योको और फुकुमोतो ड्राइव करते हुए इस ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी में आते हैं और उनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। कीबा कनाको के फैमिली डायनामिक्स के बारे में भी सोचता है, लेकिन वो कुछ खास फिगर आउट नहीं कर पाता। डॉम में एक आदमी कीबा को ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी से दूर रहने को कहता है क्योंकि उसने सुना है कि जो भी उस फैसिलिटी में एक बार जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता, जस्ट लाइक कुवाबारा। एनीवेज, अब डिटेक्टिव कीबा फैसिलिटी में आते हैं और वो कनाको से मिलने आए थे। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहाँ एक रोज योको को एक चिट्ठी मिलती है सेइंग कि कनाको बहुत बीमार है और शायद वो ना बच पाए और उसके लिए 10 मिलियन येन योको तैयार रखे और बाकी बातें सितंबर में होगी। खैर, तो इस चिट्ठी से डर के ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी में पुलिस वालों ने पहरा को बढ़ा रखा था और कीबा इस केस के साथ जुड़ चुका था जिससे वो इस अज्ञात चिट्ठी और कनाको के एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लग गया था। प्रेजेंट सिचुएशन में कीबा फैसिलिटी में आया जाया करता था, जिसकी वजह से यहाँ के कमिश्नर उसे टॉन्ट करते हैं कि तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है जो तुम हमारे केस में दखल अंदाजी कर रहे हो। कीबा भी उस पर पलट वार करता है सेइंग कि क्या तुम पुलिस वालों ने मिसिंग स्कूल गर्ल और उनके हत्या का राज पता लगा लिया है जो आए दिन आसपास के इलाकों में होते रहते हैं। यहाँ इन दोनों में कहा सुनी होती है, लेकिन इवेंचुअली कीबा अपने केस पे फोकस करता है। वहीं योरिको कनाको के बारे में याद करती है और सीन उस दिन पे फोकस करता है जब हॉस्पिटल में योरिको की माँ उसे लेने आई थी ऑन द डे ऑफ एक्सीडेंट, और दोनों माँ बेटी घर लौटते हैं। घर आते योरिको की मदर उस पर गुस्सा करती है सेइंग कि तुमने मुझे कितने एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दिया था, और तो और वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो तो सही मेंटल हालत में भी नहीं थी। योरिको शांत रहती है और बस एक बात कहती है कि माँ अब खत्म क्यों नहीं हो जाती। इसे सुनकर योरिको की माँ शॉक्ड रह जाती है और
उस रात के बाद योरिको की मदर बिल्कुल बदल सी गई थी और उन्हें लगने लगा था कि योरिको के शरीर में कोई इविल एंटिटी है जिसने योरिको के कॉन्शियसनेस पे कब्जा कर लिया था। और तो और वो योरिको पे अब वायलेंटली हमला भी करती है टू पुट आउट दैट इविल स्पिरिट। योरिको की मदर और सासागा दोनों एक शमन को भी घर बुला लेते हैं जो घर से इविल स्पिरिट्स को भगाने का काम करते हैं। उसकी डरावनी बातें सुनकर योरिको की मदर बहुत ज्यादा डर जाती है और योरिको घर छोड़ के भागती है, लेकिन रास्ते में उसे वही ब्लैक सूट पहना हुआ आदमी धक्का मार के आगे चला जाता है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में ट्रेन के अंदर देखा था। योरिको नोटिस करती है कि उसके हाथों में ग्लव्स था और याद रहे ये सब पास्ट की बातें हैं जो योरिको याद कर रही थी। प्रेजेंट टाइम में तो योरिको कैफे में बैठी हुई थी और वो वही वाली मैगजीन पढ़ रही थी जो कनाको पढ़ा करती थी। योरिको कनाको को भी एक एंजल मान रही थी और उसी दौरान योरिको को याद आता है कि फ्राइडे जब एक्सीडेंट हुआ था तब कनाको को एक व्हाइट ग्लव्स पहने हुए आदमी ने ट्रैक्स पे धक्का दिया था और वो ये बात पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव कीबा को भी बताती है। इनफैक्ट अब योरिको को कनाको से मिलना था। खैर फैसिलिटी में डिटेक्टिव कीबा देखते हैं कि अमेमिया उसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता और वहीं योको भी योरिको से पूछती है कि क्या ये सच है कि कनाको को किसी ने ट्रैक पे धक्का दिया था। योरिको यहाँ स्टेशन वाला पूरा इंसिडेंट बताती है कि स्टेशन पे वो कनाको के डायगोनली खड़ी थी तभी अचानक से एक ब्लैक सूट और व्हाइट ग्लव्स पहना हुआ आदमी पीछे से आकर कनाको को ट्रैक्स में पुश कर देता है। इसके बाद योरिको कनाको से मिलने जाती है और एक रूम के अंदर जाकर कर्टन्स के पीछे कनाको को देखती है। कनाको को भी योरिको को देख के मुस्कुराती है और योरिको उसे देखकर रोने लगती है जिसे सब शांत करते हैं और उसी बीच कमिश्नर देखते हैं कि कनाको के लिप्स हिल रहे हैं और वो कुछ कह रही है। अगले ही पल डॉक्टर उसका असिस्टेंट जब कर्टन के पीछे जाता है तो वो देखते हैं कि कनाको वहां नहीं थी। सारे लोग शॉक्ड होकर अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बेड पे कनाको नहीं है और योरिको सोचती है कि कनाको एंजल बन के आसमान में उड़ गई। तो अगले सीन में हम सेकीगुची को हाथ में एक नाइफ लिए हुए देखते हैं और उसके सामने कुछ शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। देख के तो ऐसा लग रहा था कि सेकीगुची ही अपराधी है जो लड़कियों की हत्या करता है, लेकिन वो कहता है कि उसे डॉक्टर पे जाना चाहिए जो कि शरीर के अंग को क्लीन कट कर सकते हैं जिससे उसे कटे हुए सर वाली लड़की का पता चले, मतलब वो लड़की जिसे उसने ट्रेन में देखा था। एनीवेज कमिंग टू ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी, वहां कमिश्नर स्पीचलेस थे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतने पहरे के बाद भी कनाको अपने कमरे से कैसे गायब हो गई। सब लोग कनाको को ढूंढ रहे थे और कमिश्नर भी डिटेक्टिव कीबा से ही मदद मांगते हैं। कीबा सोचते हैं कि कनाको शायद वहां थी ही नहीं और वो लड़की जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो कनाको का इल्यूजन मात्र था। फुकुमोतो कहते हैं कि किडनैपिंग तो फिजिकली हेल्दी आदमी की होती है ना, तो कोई बीमार कनाको को क्यों किडनैप करेगा, और वो ऐसे ही इनसेंसिटिव बातें करता है जिससे तंग आकर कीबा उसे घूसा मारता है। योरिको का कहना था कि कनाको मर नहीं सकती और वो एक एंजल बन गई है। कीबा योरिको के मुंह से री इनकारनेशन और पास्ट लाइफ की बातें भी सुनता है और उसे सब बकवास लगता है। कीबा यहाँ योको से कनाको के बारे में मोर डिटेल्स पूछता है लेकिन योको कीबा से कहती है कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर पाएंगे और बेहतर यही होगा कि आप इस सब में इन्वॉल्व ना हो। बट दिस वाज टू लेट क्योंकि कीबा अब इस केस को पर्सनली ले चुका था। सो कीबा यहाँ पूछताछ शुरू करता है जहाँ वो योको से पूछता है कि आप लोगों के फैमिली का कोई दुश्मन है क्या। इसमें योको कहती है कि हमारे परिवार का दुश्मन और कोई नहीं बल्कि आप हैं। कीबा ये सुनकर हैरान हो जाते और कुछ बोल नहीं पाते। नाउ सुजाकी जो कनाको के ट्रीटमेंट का पार्ट थे उनको भी किसी ने खत्म कर दिया था और एक झलक हम कनाको को भी देख पाते हैं जो सोचती है कि क्या मैं मर चुकी हूँ। वो अपने इमेजिनेशन में योरिको, योको और डॉक्टर को भी देख पाती है और कनाको अपने अलग हुए अंग यानी हाथ पैर को हिलते हुए भी देखती है। इसे देखकर वो सोचती है कि शायद वो किसी सपने में है। कनाको शुक्र मानती है कि उसके हाथ पैर सही सलामत है लेकिन टू हर शॉक उसके हाथ पैर की जगह अब मशीनरी थी और उसका टॉर्सो ही अब बचा हुआ था। तभी ये सीन कट होकर कनाको को एक डार्क रूम में दिखाता है जो अमेमिया की आवाज सुन पा रही थी और वो कह रहा था कि चिंता मत करो, हम हमेशा साथ होंगे। तभी कोई उस डार्क रूम का दरवाजा खोलता है और कनाको को देखकर कहता है कि शी इज अ वर्क ऑफ आर्ट, यानी कनाको शायद मरी नहीं होगी और कोई उसे अब भी जिंदा रखा हुआ है। खैर तो अगले सीन में हम सितंबर 9 को एक पत्थर की वॉल में शरीर से अलग हुआ पैर देखते हैं जिसे एक कास्केट में रखा हुआ था और एक छोटे से श्राइन के अंदर अलग हुआ हाथ को भी देखते हैं। देन उसके अगले दिन यानी 10 सितंबर को सेकीगुची एक पब्लिशिंग हाउस में अपने लिखे नॉवेल्स देता है जिसे पब्लिशर छापना चाहते थे। सेकीगुची काफी अच्छा लिखता था लेकिन वो अपनी कला को इतनी कद्र नहीं देता था क्योंकि उसके लिए राइटिंग काफी पर्सनल चीज थी। खैर तो यहाँ पब्लिशर उसको 10 दिन का समय देते हैं जिसके दौरान उसे सोचना होगा कि उसे अपने लिखे हुए नॉवेल्स छापने हैं या नहीं। तभी वह चुजंजी आती है और सभी को बताती है कि टाउन के अंदर फिर से बॉडी पार्ट्स मिले हैं। ये कोई थर्ड विक्टिम है जिसके साथ ऐसा हुआ है और एक रूमर भी है कि कोई डीमन इन लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा है। चुजंजी इसको काशा कहकर बुलाती है जिसका अर्थ होता है कि कोई भी इंसान जिसने अपने लाइफ में बुरे कर्म किए थे उसके मरने पे उसके शरीर के अंग को अलग कर दिया जाता है थ्रू ए डीमन एज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। अब अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो एक वैश्या थी और वो एज यूजुअल अपने एरिया में जाती है टू गेट कस्टमर्स, लेकिन उसी रात वहां पुलिस की रेड पड़ती है जिसे ये लड़की छुपने की कोशिश करती है। लेकिन तभी वही ब्लैक
ट्रैक सूट वाला आदमी उसे पीछे से पकड़ लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी इस लड़की का सर एक बक्से में रख रहा था और उसके भी हाथ पैर को अलग कर दिया गया था जो कि बॉक्स में रखा गया था। बाय द वे ये वाली इंसिडेंट 16 सितंबर को होती है। खैर तो आगे हम डिटेक्टिव कीबा को देखते हैं जो कि अब कनाको वाली केस को छोड़ चुके थे कि ऑफ कोर्स योको उनसे हर्टफुल बातें कही थी और अमेमिया भी उन सभी को छोड़ के चला गया था। यही सब सोचते हुए जब डिटेक्टिव अपने डॉम में बैठा होता है तब उससे मिलने उसका साथी बोन्जो आता है। बोन्जो का कहना था कि लड़कियों के जो अंग मिलते हैं अलग अलग और कनाको का जो केस है ये दोनों कनेक्टेड है, क्योंकि देखा जाए तो जब कनाको गायब हुई उसी के बाद आर्म्स एंड लेग्स मिले थे। इस पे डिटेक्टिव कीबा डर के पूछता है कि क्या वो पार्ट्स कनाको के हैं। बोन्जो रिप्लाइज कि नहीं, क्योंकि उस बॉडी का ब्लड ग्रुप अलग था। वो ये भी बताता है कि रेड लाइट एरिया की लड़कियां भी पुलिस की मदद कर रही हैं टू फाइंड द कल्प्रिट बिहाइंड दिस केस। और बोन्जो ये सारी बातें डिटेक्टिव को इसलिए बता रहा है क्योंकि उसे डिटेक्टिव से मदद चाहिए थी इन फाइंडिंग द पर्सन जो इन सब के पीछे था। फोर्थ विक्टिम तो वही वैश्या थी जिसको हमने ऑलरेडी देख रखा है। बोन्जो यहाँ ये भी बताता है कि सारे विक्टिम्स के जो अंग हैं वो बॉक्स के अंदर मिले हैं, अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आर्म दैट वाज फाउंड। बाकी सारे पार्ट्स बॉक्सेस में ही मिले हैं। इनफैक्ट पहले स्टील के बॉक्सेस होते थे लेकिन अब वुडन बॉक्सेस में आते हैं जो पॉलियोनिया वुड से बने हैं। बोन्जो ये भी रिवील करता है कि पब्लिक को इस केस के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है, बस सेकीगुची को मालूम है क्योंकि वो एक ऑफिसर का क्लोज एलाई था। और ये सुनकर कीबा हैरान हो जाता है कि सेकीगुची इस सब में कैसे इन्वॉल्व हो गया। बोन्जो यहाँ रूमर के बारे में बताता है जो डीमन काशा के इर्द गिर्द घूम रहा था, जिससे लोग इस केस को एक सुपरनैचुरल एंगल दे रहे थे। अब एक और कड़ी है जो लड़कियों वाले केस को कनाको के केस से जोड़ती है एंड वो है द मैन विद द ग्लव्स। जिस दिन कनाको की किडनैपिंग हुई थी उस दिन योको ने एक व्हाइट ग्लव्स पहने इंसान को ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी के अंदर देखा था। और देखा जाए तो यूरिको भी एक ग्लव्स वाले आदमी का जिक्र की थी जो कि कनाको को ट्रैक्स पे धक्का दिया था। इनफैक्ट वैश्या वाले एरिया के अंदर भी भागते हुए एक लड़की ने ग्लव्स वाले आदमी को उनकी गली में देखा था। So yes, ये ग्लव्स पहना आदमी काफी कॉमन है सारे केसेस के अंदर। एनीवेज अगले सीन में डिटेक्टिव की बात डायरेक्टर कावाशिन से बात करते हैं, जहां डायरेक्टर बताते हैं कि उनके हिसाब से योको ने एक्टिंग इसलिए छोड़ी थी क्योंकि कोई उसे एक्सटर्नली फोर्स कर रहा था टू क्विट इट। डायरेक्टर को लगता है कि कोई हमेशा योको का पीछा करता रहता था और उसी वजह से योको ने एक्टिंग छोड़ दी। यानी योको की उसकी लवर के साथ भाग जाने वाली बात एकदम बोगस है। कीबा अज्यूम करता है कि आदमी शायद अमेमिया है जो हमेशा योको का पीछा किया करता था। और जिस ब्लैक बॉक्स वाले हॉस्पिटल के बारे में कीबा बात कर रहा है वो मीमासाका मेडिकल क्लिनिक है जिसकी स्थापना डॉक्टर मीमासाका ने किया था। मीमासाका के बारे में डायरेक्टर बताते हैं कि वो एक साइंटिस्ट है जो फ्रैंकेनस्टाइन जैसा मॉन्स्टर बना रहा है। मीमासाका आर्टिफिशियल सोल्जर बनाने की कोशिश कर रहा था फंडेड बाय आर्मी चीफ और वो अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये सोल्जर ऐसा होता जो इमॉर्टल है और इन अ वे डायरेक्टर कहता है कि मीमासाका एक मैड साइंटिस्ट है। ये सारी बातें सुन के कीबा घर लौटता है और उसे अगेन वॉर के फ्लैशबैक्स आते हैं जहां उसके कई साथी समाप्त हो गए थे। इससे कीबा सहम जाता है और एक वॉर मशीन जो सोल्जर्स के हाथ पैर को अलग कर रहा था और कीबा उसे ही काशा डीमन का नाम देता है। अब यहाँ सितंबर 13 का दिन दिखाया जाता है जहां मासुओका को देख पाते हैं जो एक व्हाइट हेयर्स वाले आदमी से बातें करता है। इन केस आप मासुओका को भूल गए हैं तो ये वही रूड आदमी है जो कि कनाको के फैमिली से है। अब इन लोगों में क्या बातें हो रही थी ये हमें आगे पता चलेगा। खैर अगले सीन में हम सेकीगुची को उसी लड़की के बारे में सोचते हुए देखते हैं और सेकीगुची इमेजिन करता है कि वो एक दरवाजे के पास जा रहा है और वहां वही लड़की खड़ी है। वो उसे अपना हाथ देने वाला था कि उसके पीछे से एक और लड़की आ जाती है जिसके थाइज पे से खून बह रहा था। एंड देन हवा का एक झोंका सेकीगुची पे झपट्टा मार देता है और एक फीमेल वॉइस कहती है कि जिस दिन ये दरवाजा खुल जाएगा उस दिन ये कहानी खत्म हो जाएगी। सेकीगुची कहता है कि मुझे उस दिन का डर था जब कोई आएगा और इस कहानी को खत्म कर देगा। और ये कुछ लाइंस थी फ्रॉम सेकीगुची स्टोरी द वर्टिगो। खैर अब कहानी 1913 टोक्यो की दिखाई जाती है जहां कुछ प्रोफेसर्स एक लेडी के साथ सामने एक बॉक्स को रखे बैठे हुए थे। ये एक क्लैरवॉयंस एक्सपेरिमेंट था जिसका अर्थ है कि दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो दूर का देख पाते हैं, यानी फ्यूचर में होने वाली चीजों को प्रेजेंट में ही समझ जाते हैं। उन्हें क्लैरवॉयंट कहा जाता है और ये लेडी भी एक क्लैरवॉयंट ही थी। प्रोफेसर इसी चीज का एक्सपेरिमेंट करवा रहे थे। अब हुआ यह था कि एक बार इस लेडी के बॉक्स को बदल दिया गया था जिससे वो अपने पावर्स को अच्छे से शो नहीं कर पाई थी और उसकी बहुत बदनामी हुई थी। अब उस हादसे को हुए बहुत टाइम हो गया था और प्रोफेसर इस बार वापस उस लेडी से मिलना चाहते थे। बेसिकली यहाँ उस लेडी के एबिलिटी को वापस टेस्ट करवाने एक बड़े प्रोफेसर को बुलाया गया था। उस लेडी का नाम नगाओ इकोकू था और वो वापस ये एक्सपेरिमेंट करवाने को तैयार थी। लेडी को एक बॉक्स दिया जाता है जिस पर वो ध्यान लगाती है और कहती है कि इस बॉक्स के अंदर ड्राई प्लेट नहीं है। सब लोग बॉक्स खोल के देखते हैं कि वाकई उसमें कोई प्लेट नहीं था और प्रोफेसर लेडी से माफी मांगते हैं कि शायद हमारे एंड से ही कोई गड़बड़ हुई होगी। लेडी नगाओ कहती है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं सेंस कर पा रही हूँ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अब इस गड़बड़ी के कारण उनका एक्सपेरिमेंट बंद करवाना पड़ता है एंड अगेन 5 दिन बाद जब दूसरा एक्सपेरिमेंट करवाना था विद कैमरा फिल्म्स तो वो भी बंद करवाना पड़ा
क्योंकि फिल्म की ही चोरी हो गई थी। और फिल्म का जो रोल होता था ना पहले के जमाने में, उसके अंदर एक चिट मिलता है सेइंग कि मुझे तुम्हारे सारे ट्रिक्स पता है। तो जैसे जैसे क्लैरवॉयंस एक्सपेरिमेंट फेल होता गया, पब्लिक में ये नोटिस जारी कर दिया गया कि दूरदृष्टि या क्लैरवॉयंस जैसी कोई चीज नहीं होती। यहाँ ग्रेट स्कॉलर फूजी लिखते हैं कि क्लैरवॉयंस या दूरदृष्टि एक माइंड ट्रिक है और बस कुछ नहीं है। अब जैसे ही ये सारी चीजें पेपर में छपती हैं कि क्लैरवॉयंस डज नॉट एग्जिस्ट, तो नगाओ खुद को समाप्त करती है, क्योंकि उसकी जो लाइफ थी वो इसी आर्ट के लिए डेडिकेटेड थी। देन प्रोफेसर फुकुराई, जिन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स का उद्योग लिया था, उन्हें इग्नोर कर दिया गया और क्लैरवॉयंस पर डिबेट होने लगा। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में उसी व्हाइट हेयर्स वाले लड़के पे फोकस करती है जो कि खुद को एक क्लैरवॉयंट बताता है, जिसका नाम था इनोकिजू। वो अपना एक डिटेक्टिव एजेंसी चलाता था विच वाज रेड क्रॉस डिटेक्टिव एजेंसी। हम जान पाते हैं कि मासुओको, जो कि कनाको की फैमिली का अटर्नी था, वो इससे ही मिलने आया था। डिटेक्टिव इनोकिजू कनाको के सिस्टर योको का फैन था और वो झट से कनाको के फैमिली को पहचान गया था। मासुओको डिटेक्टिव इनोजुकु को कनाको की एक पिक्चर देता है और उसकी तलाश करने को कहता है। मासुओको कनाको का फैमिली बैकग्राउंड भी बताता है जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, और हम बस इतना समझ पाते हैं कि कनाको एक इलिसिट चाइल्ड थी जिसे उसके फादर नहीं रखना चाहते थे, लेकिन स्टिल हर मदर वाज एडमेंट टू कीप हर, और पैसे मिलने पर भी वो कनाको को अबॉर्ट नहीं करी थी। बदले में कनाको के फादर कनाको के पढ़ाई और मेडिकल वगैरह का खर्चा उठा रहे थे ना। उनके बीच के पैक्ट को मेंटेन करवाता था मासुको, जो उनका फैमिली और बिजनेस सॉलिसिटर था। सॉलिसिटर आगे बताते हैं कि अचानक से कनाको के फादर ने उनके सारे पैसे कनाको के नाम पे करने का डिसाइड किया है, जिसके खिलाफ पूरा फैमिली था, और इसलिए कनाको के फादर मिस्टर योको ने अपने विल में लास्ट लाइन यही जुड़वाया था कि कनाको ही उनकी इकलौती और अपनी बेटी है, इससे सारी प्रॉपर्टी कनाको को मिल जाती। नाउ द थिंग इज, अगर मिस्टर योको से पहले कनाको ही खत्म हो जाती है तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, और अगर मिस्टर योको पहले मरते हैं तो ये विल बहुत ही इफिशिएंटली काम करेगी। नाउ द थिंग इज कि लास्ट मॉर्निंग ही मिस्टर योको नहीं बचे, और इसलिए अब कनाको का पता लगाना बहुत जरूरी है, एज शी वाज द ओनली आयर ऑफ द ग्रेट एम्पायर ऑफ मिस्टर योको। ये सब सुन के डिटेक्टिव इनोकिजू कहता है कि उस बॉक्स के बारे में क्या, और डिटेक्टिव कीबा कहाँ है। नाउ दिस वाज शॉकिंग टू अस, क्योंकि इनोकिजू वहीं रूम में बैठे बैठे ये सब इन्फॉर्मेशन दे पा रहा था, प्रूविंग कि शायद वो सही में क्लैरवॉयंट था। एनीवेज, कहानी अब 29 सितंबर में आती है, जहां सेकीगुची अपने नोवेल पे काम कर रहा था, और वो अपने कहानी में टूरी मोनो का भी जिक्र किया था। सेकीगुची सोचता है कि अगर वो टूरी मोनो से मिलेगा तो शायद वो भी एक खूनी बन जाएगा। अब उसी सुबह सेकीगुची अपने कमरे में सो गया था, जो नॉकिंग की आवाज से उठता है, और उससे मिलने टोरीगुची आया था, जो कि सेकीगुची से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। इसमें वो कहता है कि उसकी वाइफ तो फिल्म देखने गई थी। टोरीगुची उसे ब्लैक बॉक्स फैसिलिटी के बारे में बताता है, जो कि एक लैबोरेटरी है। अब दोनों यहाँ कुछ लाइट हार्टेड बातें करते हैं और साथ में एक बुक स्टोर जाते हैं, जिसे कि क्योगोकू डो चलाता था, और उसकी वाइफ उन दोनों का स्वागत करती है। वहीं स्टडी रूम में हम ढेर सारे बुक्स के बीच क्योगोकू डो को बैठा हुआ पाते हैं, जो इन दोनों का स्वागत करता है। बेसिकली जब भी सेकीगुची को बुक्स लिखने में प्रॉब्लम होती थी तो वो क्योगोकू डो के पास मदद लेने आता था, जो एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी था, और हम जान पाते हैं कि क्योगोकू डो भी एक क्लैरवॉयंट या साइकिक था, जो पास्ट की चीजों को बता सकता था। इसी पॉइंट पे 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मोरियो नो हाको एनिमे के पहले 5 एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन, और अब इस सीरीज के अंदर 8 मोर एपिसोड्स बचे हैं, जिसकी वीडियो मैं एक दिन के अंदर ही ले आऊंगा। ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि 13th एपिसोड तक जाते जाते सारे राज खुल जाएंगे, विच इज गोइंग टू बी अमेजिंग।